बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको? 5-7 मिनट का इंतज़ार करेंगे, बाकी बच्चे जो है कनेक्ट हो जाएं, फिर इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग सब लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी, मैं जब भी जो अपना लॉ का लेक्चर होता है स्टार्ट करने से पहले जो है ना एक पीस बनाता हूँ, बताता हूँ कि हमारा लिंक जो था पीछे कितना रह गया था और अब हमने कौन सी बात करनी है आगे। देखिए, कल मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी थी कि जब भी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएट होता है तो वो आईपीओ की तरफ जाता है। वो सबसे पहले इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की तरफ जाता है। वो सबसे पहले अपना जितना भी मेमोरेंडम में उसने लिखा होता है कि मैं जी ये लॉफुल बिजनेस करूंगा। अब डायरेक्टर ने तो वो बनवा दिया आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, और डायरेक्टर्स के पास अगर इतने पैसे होते तो उन्होंने तो खुद ही इसमें शेयर्स वगैरह सब्सक्राइब कर लेने थे और चुप करके बैठ जाना था, काम करना था। लेकिन पब्लिक कंपनीज में ऐसी पब्लिक पब्लिक कंपनीज जो चाहती हैं कि ज़्यादा फंड हमारे पास हों ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा है, तो ऐसी पब्लिक कंपनीज के डायरेक्टर जो है कंपनी बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, वही अपना नाम डायरेक्टर लिख लेते हैं। और हमने डायरेक्टर में भी पढ़ा था कि फर्स्ट डायरेक्टर वही होते हैं जिनका नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया जाता है। तो उसके बाद जब एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाता है तो उसका क़याम हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि शेयर्स जो हैं उनको इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस मार्केट में आता है, और प्रोस्पेक्टस के एंड पे लगी होती है एप्लीकेशन फॉर्म। उस एप्लीकेशन फॉर्म को फुलफिल करना है। तो हमने ये डिटेल में रेगुलेशन पढ़ ली कि डायरेक्टर के पास वो पैसे आ जाते हैं और 15 दिनों में उन्होंने डिसाइड करना होता है कि इस पर्सन को हमने अपनी कंपनी का मेंबर बनाना है या नहीं बनाना। अगर नहीं बनाना तो 15 दिनों के फौरन बाद वो पैसे उनको वापस करने होते हैं जिनसे पैसे उन्होंने अकाउंट में
जिन लोगों ने एप्लीकेशन के साथ सबमिट करवाए होते हैं। ये तो कहानी है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की, कि फंड्स इकट्ठे हो गए और जितने मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमें रिक्वायर्ड थी, हमने एससीसीपी को बताया था कम से कम इतना कैपिटल तो इकट्ठा होगा, फिर हम अपना काम करेंगे। तो वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेने के बाद, पब्लिक कंपनी अपना काम चलाती है। देयर आफ्टर हमने कल ही एक एग्जांपल ली थी, मैंने यहाँ पे भी पेस्ट की थी, होपफुली वो यहीं पे है, कि ये देखो कि अगर डायरेक्टर हैं कंपनी के, किधर गई वो एग्जांपल, हाँ ये देखो मैंने बस बनाई हुई है मोटी ताजी, कि डायरेक्टर हैं कंपनी के, उन्होंने पहले जी काम स्टार्ट कर लिया था लॉजिस्टिक का। कंपनी जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने ऑथोराइज किया है कि कंपनी ने जो भी काम करना है उसको मैं पाकिस्तान में ऑथोराइज करता हूँ, कि इस काम को अचीव करने के लिए, इस पर्पज को अचीव करने के लिए पाकिस्तान में कुछ भी करो। हमने एक लॉजिस्टिक कंपनी की एग्जांपल ली थी, मैंने कहा था इनिशियल कैपिटल था तो अपनी बसेस वगैरह ले ली और काम करना शुरू कर दिया। फिर बाद में अगर डायरेक्टर को एक फीलिंग आए कि यार हमारी बसेस हैं और हमारे पास जो है बस का स्टेशन नहीं है, और क्यों जो है हम मंथली हम चार्ज किसी को दे रहे हैं, हमारी बसेस किसी और के स्टैंड पे हैं, क्यों ना चलो अपने बस स्टैंड बनाएं। तो डायरेक्टर ये अमाउंट जो है कहाँ से लेंगे, फाइनेंसिंग के तरीका कार देख लेते हैं। डायरेक्टर के पास ऑप्शन है कि ये अमाउंट जो है फंडिंग जो है बैंक से करवाई जाए। डायरेक्टर के पास ऑप्शन है कि ये वाली फंडिंग जो है डिबेंचर्स इशू किए जाए मार्केट में और कर्जा ले लिया जाए। और इसके बाद डायरेक्टर्स के पास ऑप्शन है कि वो दोबारा से शेयर कैपिटल जो है उसको इंक्रीज कर लें। अब यार मैंने आपको बताया था कल भी कि बैंक के पास जाएंगे या डिबेंचर इशू करेंगे तो ये अरेंजमेंट जो कंपनीज होती हैं उनके उनके लिए महंगी पड़ती हैं, अगर लॉन्ग टर्म चलना है ना, तो बैंक की अरेंजमेंट और डिबेंचर्स की अरेंजमेंट कंपनी को डिफिकल्ट लगती है। क्योंकि चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, प्रोजेक्ट कामयाब हो या ना हो, बैंक ने तो अपने पैसे लेने हैं, मंथली चार्ज लेगा और इंटरेस्ट उसके बाद। इसके बाद डिबेंचर होल्डर्स भी ऐसे ही हैं, उन्होंने मंथली जो है या सालाना जो है कंपनी से चार्ज लेना है और डिबेंचर्स की अमाउंट फिर वापस करनी है हमने। तो अगर डिफॉल्ट हो गया, अगर डिफॉल्ट हो गया, हमने पढ़ा था जाके वाइंडिंग अप में, अगर 1 लाख का डिफॉल्ट हो गया और 1 लाख रुपया बिना पे कर सके तो कंपनी को कोर्ट जो है समझता है वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है, तो कंपनी हाथ से जा सकती है। तो एक इजी वे है कि फाइनेंसिंग कर ली जाए, क्यों ना पैसा इकट्ठा कर लिया जाए। तो पैसा इकट्ठा करने के लिए इसको फिर कहते हैं जी दोबारा कैपिटल इंक्रीज कर लो अपना, ये एक इजी वे है। कल को अगर प्रोजेक्ट लॉस में जाता है और या प्रोजेक्ट हमने लगा लिया, इतने रेवेन्यूज नहीं इकट्ठे हो रहे, तो कम से कम बचत तो यार हो जाएगी ना कुछ अरसे के लिए। क्योंकि शेयर होल्डर्स ऐसे मालिक होते हैं जिन्होंने कंपनी से तब कमाई लेनी है जब इसका प्रॉफिट होना है, तभी डिविडेंड अनाउंस होना है ना, उससे पहले तो डिविडेंड कोई अनाउंस नहीं होना। और ये आप लोगों ने मेरे साथ डिविडेंड में भी पढ़ा है कि डिविडेंड शैल बी पेड आउट ऑफ द ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स होंगे तो ये शेयर कैपिटल जो वाले होंगे इनको फिर प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सबसे सस्ती फाइनेंसिंग होती है डायरेक्टर की नजर में। देयर आफ्टर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी एक कंपनी जो है, जब भी डायरेक्टर्स जो है ये डिसीजन लेते हैं कि हमने कंपनी का शेयर कैपिटल इंक्रीज करना है, तो मैंने आपको बताया था कि शेयर कैपिटल जब भी इंक्रीज करना है, लॉ कहता है सबसे पहले यार जो बेचारे पहले से तुम्हारे साथ लिंक है ना उनको तुमने अनाउंस करना है। इसको बोलते हैं राइट इशू। डायरेक्टर्स जो है अपनी मीटिंग में डिसाइड कर लेंगे कि भाई हमने ना ये वाला प्रोजेक्ट लगाना है और इससे कंपनी को इतना मोटा ताजा फायदा होना है। क्या होगा जी, हमारे रेंट्स बच जाएंगे और फ्यूचर में हमें फायदा ही फायदा है, कंपनी के एसेट्स वगैरह भी क्रिएट हो जाएंगे। तो वो सबसे पहले अनाउंसमेंट करते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं कि भाई हमने प्रोजेक्ट लगाना है और हमारी पार हम ड्राइव करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। उसने कहा था जी डायरेक्टर हर कोई वो काम कर सकता है
जो इस पर्पस को अचीव करने के लिए है, और कुछ पार्ट्स शेयर होल्डर्स को बताएंगे। आपने भी हमें दी है डिसीजन मेकिंग की, हम उस डिसीजन मेकिंग को यूज करते हुए हमने ये फैसला किया है कि हम जो है इसको मजीद अपनी इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड करें और कंपनी का नया प्रोजेक्ट लगाएं। लॉ ने कहा जितना भी ये अनाउंस करेंगे सबसे पहले करेंगे एग्जिस्टिंग मेंबर्स को। एग्जिस्टिंग मेंबर्स अगर उनको फिर बता दिया जाएगा कि भाई हर मेंबर का कितना हिस्सा बनता है, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो खुदा रहा अगर तुमने इन्वेस्ट करना है तो कर लो, कल को इसके फायदे ही होने हैं तुम्हें। अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें बताई जाती हैं। उसके बाद अगर हमारी मर्जी है, फिर हमारे हाथ में वो लेटर आ गया है, इसको कहते हैं राइट आ गया है कि हम पहले वो शेयर सब्सक्राइब करेंगे। फिर लॉ कहता है डायरेक्टर्स को परेशान नहीं होना, अगर सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए तो इसका मतलब पैसा आ जाएगा, अगर नहीं आता तो वो जो शेयर्स हैं वो मार्केट में बेच देने हैं। हाँ, फिर यहाँ पे लॉ ने कहा था कि यार अगर ये लिस्टेड कंपनी है ना तो डायरेक्टर्स क्या करेंगे, एक अंडर राइटर अरेंज करेंगे। अगर पब्लिक ऑफरिंग करनी है ना यहाँ पे तो अंडर राइटर अरेंज करेंगे। अंडर राइटर क्या होता है? अंडर राइटर, अभी अपने दिमाग में ये सोच लो जी, इंश्योरेंस कंपनी होती है, फिर तुम्हें बड़ी अच्छी समझ आएगी इंश्योरेंस कंपनी से कि अंडर राइटर कौन होता है। अंडर राइटर एक ऐसा बंदा पहुंचता है डायरेक्टर्स के पास, ये मैं बंदा बना देता हूँ, इसके बाल भी बना लेते हैं। एक ऐसा बंदा, बंदा नहीं कंपनी होगी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अंडर राइटर एक ऐसा पर्सन होगा, एक ऐसा बैंक होगा जो डायरेक्टर के पास जाता है, डायरेक्टर को कहता है ये मार्केट में तुम 1 बिलियन के शेयर इशू करोगे, क्या पक्का तुम्हें पता है कि 1 बिलियन की अवाम जो है वो सब्सक्राइब कर लेगा शेयर? यानी सारे शेयर्स अवाम ही सब्सक्राइब कर लेगी, क्या पक्की श्योरिटी है? हो सकता है कि तुमने ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, अवाम जो है तुम्हारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड ना हो, तुम्हारी कंपनी की जो मार्केट वर्थ है उसको मेंटेन करने के लिए तुमने ये जो भी तुमने क्वांटम इशू किया है, क्या ये सब पब्लिक सब्सक्राइब कर लेगी? तो लॉ कहता है यहाँ पे एक पर्सन तुम्हारा बहुत फायदा देगा जिसका नाम होता है अंडर राइटर। अंडर राइटर क्या होता है? लेट्स सपोज डायरेक्टर ने कहा जी मार्केट में हमने शेयर जो है ऑफर करने हैं 1 लाख शेयर्स। अंडर राइटर क्या होता है? डायरेक्टर्स को कसम देता है कि यार अल्लाह की कसमें अगर मार्केट के बंदे परचेज नहीं ना करेंगे शेयर्स तो ये शेयर्स मैं परचेज कर दूंगा। वो ये अल्लाह की कसम उठाने के लिए ना फिर मोटा ताजा कमीशन लेता है डायरेक्ट कंपनी से। तो इसका जो कंपनी को फायदा मिलता है वो ये मिलता है कि फंड्स आ जाएंगे और इक्विटी में फंड्स आएंगे, फाइनेंसिंग सस्ती होगी, और हम श्योर हो जाएंगे कि जब भी हमारा कोई प्लान जो मार्केट में जाएगा हमारी वर्थ को भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंडर राइटर जो है वो शेयर सब्सक्राइब कर लेगा। और अंडर राइटर को क्या मिलेगा? उसको कमीशन देना पड़ता है। अब अंडर राइटर ने ये कसम उठाई है डायरेक्टर शेयर इशू कर दें, सारे के सारे शेयर्स अवाम ही परचेज कर ले, तो अंडर राइटर को क्या मिला? अंडर राइटर को उस कसम के अंगेंस्ट जो है ना कमीशन मिल जाएगा, वो कमीशन ले लेगा। हाँ, अगर अवाम शेयर्स ना परचेज करे तो अंडर राइटर को क्या मिलेगा? अंडर राइटर के दोनों तरफ से फायदे होंगे, वो तो एक कंपनी का मालिक बन रहा होगा, शेयर्स उसको मिल रहे होंगे, प्लस उसको कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन भी मिलता होगा, उसको कमीशन भी मिलेगा पर शेयर के हिसाब से। देयर आफ्टर ये अंडर राइटर जो होते हैं, बैंक्स जो होते हैं, ये बाद में शेयर्स जो है आहिस्ता आहिस्ता करके अवाम को बेच देते हैं। तो ये अंडर राइटिंग का कंसेप्ट है। तो लॉ ने कहा था अगर पब्लिक कंपनी है तो वो अपना अंडर राइटर भी अरेंज करे। तो ये पूरा एक सीक्वेंस बड़ी अच्छी तरह लॉ ने हमें समझा दिया था कि जब भी एक कंपनी कैपिटल इंक्रीज करती है तो कैसे करेगी। फर्दर इशू ऑफ कैपिटल का जो हमारे पास सेक्शन है वो तो सेक्शन नंबर 83। देखो फर्दर इशू ऑफ कैपिटल कैसे होगा? फर्दर इशू का मतलब कि एक कंपनी के पास एग्जिस्टिंग अच्छा भला कैपिटल था लेकिन वो उसको इंक्रीज करने जा रही है। तो सेक्शन नंबर 83 पढ़ाने के बाद मैंने कहा था तुम्हें फौरन से वो इससे रिलेटेड जो रेगुलेशन है वो पढ़ाऊंगा तो बड़ी अच्छी भली तुम्हें समझ आएगी कि फर्दर इंक्रीज ऑफ कैपिटल कैसे होता है। तो कंपनीज एक्ट के 512 की जो पार है एससीसीपी ने यूज की। एससीसीपी ने कहा ये रेगुलेशन
सच में मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाई। एससीसीपी ने कहा यार ये रेगुलेशन ना मुझे पार दी गई थी कंपनीज एक्ट के 512 ने। आप जब भी हम कोई लॉ या रूल पढ़ेंगे ना जो एससीसीपी इशू करता है, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये अपनी पावर, इसकी अपनी पावर कुछ भी नहीं है, इसकी पावर जो है ड्राइव्ड है। ये पावर ड्राइव करता है हमेशा कंपनी एक्ट से कि यार खोल के जाके देख लो 512 में लिखा हुआ है कि कंपनीज को रेगुलेट करेगा एससीसीपी, और वक्तन फवक्तन ये रेगुलेशन वगैरह इशू करता रहेगा। उसने कहा ये रेगुलेशन आपने साथ मिला के पढ़नी है सेक्शन नंबर 83 और 58 के साथ, फिर तुम्हें बड़ी अच्छी भली चंगी भली समझ आएगी। अच्छा, कंपनीज ये जो है ये जो रेगुलेशन आ गई इसका नाम इन्होंने कह दिया जी, इसका नाम होगा कंपनीज फर्दर इशू ऑफ शेयर रेगुलेशन 2018। ये 2018 में आई तो उसी के नाम से मशहूर हो गई जी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने के कितने तरीकेकार हैं। उन्होंने कहा जी शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने के 5 तरीके हो सकते हैं कंपनी के पास। शेयर कैपिटल ऐसे इंक्रीज हो सकता है कि एग्जिस्टिंग मेंबर्स को जो कंपनी है वो शेयर इशू कर दे, वो कंपनी अदर देन राइट इशू कर दे, यानी अवाम को शेयर इशू कर दे। अगर शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो बाकी किसके पास गया? राइट शेयर गया। या कंपनी के पास सरप्लस पड़ा हुआ था रिजर्व्स में। ठीक है, बाज कंपनियां हम ऐसा करती हैं, और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर शेयर प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, प्रीमियम तुम्हारे पास इकट्ठा हो गया, वो प्रीमियम कहीं यूज नहीं करना, हाँ उसमें से बोनस शेयर इशू कर देना। ऐसे शेयर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी अपने जो होती है मेंबरान जो होती हैं उनको जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट बाज दफा बोनस शेयर इशू कर देती हैं कि कंपनी के पास रिजर्व्स अच्छे खासे मोटे ताजे पड़े हुए हैं, उनमें से शेयर इशू कर दिए जाए। वो रिजर्व को डेबिट करके और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देती हैं, और सबको लेटर भेज देती हैं खुशी का कि आप हमारे मेंबर हैं, और ये देखें हमने डिसाइड किया कैपिटल रिजर्व्स पड़े थे उसमें से लॉफुली हमने आपको शेयर्स, आपकी ओनरशिप बढ़ा दी है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनको भी आप ओनरशिप में ले लें। आपने कैपिटल अगर इंक्रीज करना है तो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को लालच दे सकते हैं, यार मार्केट में तो इतने का शेयर है, तुम आ जाओ हमारे एम्प्लॉयज हो, सच्चे एम्प्लॉयज हो, तुम हमारी एम्प्लॉय शेयर स्कीम को सिलेक्ट कर लो। तो इसका भी नतीजा होता है कि शेयर कैपिटल इंक्रीज होता है। फिर बाज दफा कंपनीज अपना शेयर कैपिटल इंक्रीज करती हैं विद डिफरेंशियल राइट्स के साथ, कि दोबारा से कोई नई वैरायटी इशू कर दी कि ये जो अब शेयर्स इशू करने लगे हैं ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इनके राइट्स पहले शेयर वालों से ज्यादा हैं, जब भी प्रॉफिट अनाउंस होगा पहले इनको देखा जाएगा फिर बाद वालों को। तो कोई ऐसी लालच दे के भी शेयर कैपिटल इंक्रीज किया जा सकता है। एक और किस्म है जो कि रेगुलेशन ने नहीं बताई लेकिन सेक्शन नंबर 83 बयान कर गया, कि बाज दफा कहता है जी कि हुकूमत जो है, ये तो पॉसिबिलिटीज होगी कंपनी खुद जो है अपना शेयर कैपिटल इंक्रीज करती है, बाज दफा उसने कहा जी हुकूमत जो है ना, हुकूमत पाकिस्तान वो भी लोन देती है पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, और कल कला को हुकूमत पाकिस्तान ने कंपनी को कह दिया ना कि इस लोन को तुम शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर लो, तो सेक्शन नंबर 83 कहता है सारी कंपनी वो बात मानेगी। हालांकि इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बात भी ना लिखी हो, या कहता है जी जब ये लोन लिया था ना हुकूमत पाकिस्तान से तब भी ये बात नहीं लिखी थी कि लोन जो मिल रहा है उसको ये कैपिटल ट्रीट करेंगे बाद में। और कहता है जी अब हुकूमत ने अगर कह दिया ना कि इस लोन को तुम इक्विटी में चेंज कर लो, तो वो लोन इक्विटी में चेंज हो सकता है। और इसके बाद यहाँ पे हम आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि अगर आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल इतना नहीं है, ऑथोराइज्ड कैपिटल वो लिमिट जो कि आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताई है कि हमने लेट सपोज जो हमारी लिमिट है कैपिटल की, हमारी इन्वेस्टमेंट की लिमिट इतनी है, इसके अंदर रहते हुए हम काम करेंगे। कहते अगर आपका पेड अप कैपिटल इसके बराबर है और हुकूमत का लोन है ना आपके पास पड़ा, हुकूमत ने आपको कह दिया मेरे लोन को भी कैपिटल बनाओ, तो लॉ कहता है फौरन बनाओ। उसके बाद तुम अपनी लिमिट जो है ऑथोराइज कैपिटल की लिमिट जो है एससीसीपी से इंक्रीज करवा लेना। तो ये पढ़ लेना बिल्कुल इजी है। तो अब हम चलते हैं फर्दर इशू ऑफ कैपिटल की तरफ। राइट इशू में क्या था? सबसे पहले कि
सेक्शन नंबर 83 के मुताबिक कंडीशन फॉर राइट इशू, कहता मुझे पढ़ने से पहले तुम सेक्शन नंबर 83 पढ़ लेना लाजमी। जब वो पढ़ लोगे तो वहां पे हमें मिला था कि डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया, डायरेक्टर फिर खत लिखेंगे, हर मेंबर को खत जाएगा, खत में बताया जाएगा कि कितना तुम्हारा राइट बनता है और कितने पैसे तुमने जमा करवाने हैं और कितने शेयर्स तुम्हारे जो है हिस्से में आ रहे हैं। उसके बाद हमने कल डिटेल में पढ़ा कि लिस्टेड कंपनी वो खत के साथ बाकी क्या क्या काम करेगी। ठीक है। और कल मैंने अपना साल जो था 13 महीने का बनाया हुआ था, कल किसी ने ये अनाउंस करवाया था, सर जी अगर 1 नवंबर से साल स्टार्ट होता है ना तो वो 2 नवंबर पे जाके खत्म हो जाता है। तो उसके बाद बताने का मकसद ये था कि यार जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो जाती है ना, राइट इशू को दोबारा हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा जी लिस्टेड कंपनी जब भी राइट इशू करेगी वो ये देख ले कि 1 साल का वक्त गुजर जाए। 1 साल का वक्त मतलब कि पुराना या तो आईपीओ होगा या पुराना जो राइट इशू होगा उससे 1 साल, जब 1 साल एक्सपायर होगा फिर दोबारा शेयर इशू, नए शेयर इशू करने की तरफ जाना लिस्टेड कंपनी में। हाँ अगर लिस्टेड कंपनी बुरे हालात से गुजर रही है, उसको अपना पेड अप कैपिटल की मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करने में मुश्किलात हो रही हैं, तो वो वक्तन फवक्तन जब उसे ज़रूरत होगी ये शेयर इशू करती रहेगी, न्यू शेयर। उसके बाद टाइम पीरियड उन्होंने कहा था कब स्टार्ट होगा, ये भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद बोर्ड जो है डिसीजन करते हैं शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने का। फिर उन्होंने कहा जी ये जब भी ये डिसीजन करेंगे ये राइट की अनाउंसमेंट होगी। फिर हमने पढ़ा था, हमें वहां नहीं पता चला था कि जो फ्रैक्शनल शेयर्स आ रहे हैं उनका क्या बनेगा, और कल मैंने डिटेल में बताया था फ्रैक्शन कैसे आ जाती है। जब यार जाहिर ही बात है किसी चीज को तकसीम करके मल्टीप्लाई करना है तो फ्रैक्शन आएगी। उन लोगों ने कहा ये सारी फ्रैक्शन जो है तुम लोग क्या करोगे, इनको जमा करोगे, मार्केट में बेच दोगे, जिसका हक बनता है फिर फ्रैक्शन में उसको पैसे दे दोगे। और उसका तरीकेकार लॉ कहता बार बार क्या यार मैं तुम्हें बताऊं, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में देख लेना, तुमने लिखा ही होगा ना पहले। उसके बाद डिसीजन बोर्ड का, जब भी बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगा क्या क्या लिखेगा, क्वांटम ऑफ शेयर, साइज, इशू प्राइस, ये वो कल हमने बात कर ली थी। फिर उसके बाद आज हमने यहाँ से शुरू करना है। उन्होंने कहा था कि स्टेटमेंट बाय बोर्ड रिक्वायर्ड एक्ट एंड रेगुलेशन हैज बीन कंसीडर्ड ड्यूली कंप्लाइड। अच्छा ठीक है, ये हो गया था। उसके बाद वेयर एन अनाउंसमेंट, कहता है जी जहां ये अनाउंसमेंट हुई हो, वेयर एन अनाउंसमेंट ऑफ इशू ऑफ बोनस एंड राइट शेयर इज मेड साइमल्टेनियसली, कहता है जी इकट्ठी अनाउंसमेंट हो गई, राइट इशू भी करना है और कंपनी के रिजर्व्स में पैसा पड़ा हुआ है, कंपनी के रिजर्व्स में से बोनस इशू भी करना है। तो कहता है जी इस केस में क्या होगा, द रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड, बोर्ड की जो रेजोल्यूशन है स्पेसिफाई करेगी, क्लियरली बताएगी वेदर सच बोनस शेयर, ये जो बोनस शेयर इशू करने जा रहे हैं, बोनस शेयर ऐसे यार शेयर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करने हैं, राइट शेयर ऐसे शेयर होते हैं जिनके लिए पैसे लेने हैं। तो बोनस शेयर किसको इशू करते हैं यार, ऑटोमेटिकली हमें पता है ऐसे लोगों को इशू करते हैं जो कि कंपनी के मेंबर्स होते हैं। कंपनी क्यों बोनस शेयर इशू करती है, अपने रिजर्व्स को कन्वर्ट कर लेती है बाज दफा शेयर कैपिटल में, कि रिजर्व भी तो मेंबर्स का ही है ना, प्रॉफिट जो कमाया हुआ मेंबर्स का ही है ना, डिविडेंड की जगह चलो इस बार बोनस शेयर इशू दे देते हैं। तो कहते हैं जहां डायरेक्टर ये अनाउंस करते हैं बोनस शेयर भी इस साल इशू होने हैं, और इसी स्कीम में जो है बाद में कहते हैं जी राइट इशू भी हो रहा है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्लियरली स्पेसिफाई करें कि ये जो बोनस शेयर हैं, क्योंकि बोनस शेयर लेट सपोज हम एग्जांपल बनाते हैं ये वाली, गौर से देखना, ये एक पर्सन है, इसको खत मिल गया जी आपका राइट है, आपके पास एग्जिस्टिंग 100 शेयर्स हैं, आपका राइट है मजीद आप 100 परचेज कर सकते हैं। अब जब बोनस शेयर इशू होता है ना, बोनस शेयर की अनाउंसमेंट, तो बोनस शेयर भी उन लोगों को उतने फ्री मिलते हैं जितना उनका कैपिटल में हिस्सा होता है। लेट्स सपोज इसका कैपिटल में 100 शेयर्स हैं और ये एक और बंदा है इसके भी कैपिटल में 200 शेयर्स हैं, तो कैपिटल की प्रपोर्शन के हिसाब से बोनस शेयर इशू होते हैं। तो लॉ ने यहाँ कहा
कि भाई डायरेक्टर्स, तुमने ये लाजमी स्पेसिफाई करना है कि ये जो राइट वाले शेयर्स हैं, अगर ये इसने स्पेसिफाई कर लिए, अगर ये इसने इंटरटेन कर लिए, तो इसके शेयर्स हो जाने 110। तो मेंबर्स को बताना है क्या ये बोनस क्वालिफाई कर रहा है इस बेस पे कि क्वालिफाई कर रहा है इस बेस पे। ठीक है, तो मेंबर्स को लॉ कहता है ये बताना है कि उसके जो बोनस शेयर्स आने हैं वो किस बेस को, क्या राइट वाले शेयर्स भी क्वालिफाई करेंगे बोनस शेयर्स को या नहीं। ठीक है, तो ये बात हो रही है यहाँ पे। उन्होंने कहा जहां एक अनाउंसमेंट, ये ऐलान इकट्ठा ही कर दिया जाए कि कंपनी जो है बोनस शेयर भी इशू करेगी और राइट भी इशू करेगी, तो रेजोल्यूशन स्पेसिफाई करे कि ये जो बोनस शेयर आ रहे हैं क्या क्वालिफाई करते हैं राइट एंटाइटलमेंट और नॉट। राइट एंटाइटलमेंट और नॉट का मतलब पता चल गया तुम्हें, कि राइट के बाद जो अमाउंट बन रही है उस बेस पे दिए जाएंगे या पहली वाली बेस पे दिए जाएंगे। द डिसीजन ऑफ बोर्ड फॉर द राइट अनाउंसमेंट शैल बी कम्युनिकेटेड टू द कमीशन। कहता है जब बोर्ड सर जोड़ के बैठ जाता है ना और अनाउंसमेंट करता है, तो उसी वक्त फौरन से वो कमीशन को बताएगा, और अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो साथ साथ एससीसीपी को भी बता देगा उसी दिन। फिर उसके बाद राइट अनाउंसमेंट करना है ना, तो मैंने ये एग्जांपल दी तुम्हें बस की, बड़ी अच्छी माइंड में बैठ जाएगी। तो कहता है तुम लोगों ने जो सोचा था ना, जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बनाए थे कि किन किन बेसिस पे तुमने सोचा है कि इन्वेस्टमेंट इकट्ठी की जाएगी और कितने फायदे होंगे, वो सारी जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन है वो हमें हैंड ओवर करो। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी क्या करेगी, वो प्रोजेक्शंस, वो ख्यालात और वो खुशियां जिन्होंने जो उन्होंने अपनी फिगर्स में बनाई हुई हैं कि हमें इतना मोटा ताजा फायदा होना है, उस फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस को, प्लान्स को डायरेक्टर जो हैं वो साइन करेंगे। वही डायरेक्टर साइन करेंगे जो कि राइट को अप्रूव कर रहे हैं, और फिर जस्टिफाई करेंगे बेनिफिट्स के कितने बेनिफिट्स इन लोगों को होने हैं, और कमीशन को ये जो प्रोजेक्शन है नॉट लेटर देन 3 days फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द बोर्ड, ये भी आपने पहुंचा देनी है। फिर उसने कहा प्रोवाइडेड दैट एनी डायरेक्टर नॉट एग्रीइंग विद द प्रपोज्ड प्लान शैल रिकॉर्ड हिज डिसेंट while signing the document। और हमें पता है यार, रेजोल्यूशन पास होती है बोर्ड की कुछ मेजोरिटी से, तो कहता है कोई ऐसा डायरेक्टर जो कि बिल्कुल नाराज था, वो कहता है यार इस प्लान की तरफ ना जाओ, क्यों, हम अच्छे भले अपनी बसेस चला रहे हैं, मंथली पे करके जान छूट रही है, तो क्यों तुम लोग ये नया काम तुम लोगों ने शोर इशू किया हुआ है। तो कहते हैं जी वो डायरेक्टर ना अपना नाराजगी का नोट जो है ना, वो इस प्रपोज्ड प्लान के साथ भेज दे कमीशन को कि भाई मैं इस प्लान से क्यों, मैं दिल बर्दाश्त हूँ, इसको क्यों नहीं जाना चाहिए इसकी तरफ। तो उस डायरेक्टर की एक पावर लिखती कि वो आप ना एक नाराजगी का नोट लिख दें कि मैं इस रेजोल्यूशन के खिलाफ क्यों था और क्यों मेरी बात नहीं मानी गई, क्योंकि यार ये 5 लोग एक साइड पे हैं और मैं एक साइड पे हूँ। तो 5 लोगों की रेजोल्यूशन अप्रूव हो जाएगी, मेजोरिटी से अप्रूव होनी है। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी में क्या करेंगे, ऑफर लेटर जो कि सेक्शन नंबर 83 में हमने पढ़ा था, वो खुशियों वाला लेटर जो कि हमने पढ़ लिया था 83 में। और लिस्टेड कंपनी क्या करेगी, एक तो वो ऑफर लेटर बनाएगी और इंफॉर्मेशन जो कि शेड्यूल 1 में दी गई है, एंड पे ना इसके शेड्यूल शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी कहता है जी वो खुशियों वाला लेटर और जमा ये शेड्यूल, ये दोनों फुलफिल करेंगी अच्छी तरह और मेंबर्स को भेज देंगी अलोंग विद अटेस्टेड कॉपी, जो बोर्ड की रेजोल्यूशन होगी उसकी अटेस्टेड कॉपी के साथ। इसके बाद इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी प्रीमियम में बी चार्ज। उन्होंने कहा बाज दफा ऐसा होता है कि लिस्टेड कंपनी अपने मेंबर्स को कहती है कि भाई अगर तुम हमारे मेंबर्स हो ना, तो शेयर्स तो मैंने इशू करने हैं, लेकिन मैंने शेयर्स इशू करने हैं प्रीमियम पे, महंगे शेयर बेचने हैं। आपने, आपका राइट बनता है पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें। तो कहता है जी इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी प्रीमियम में बी चार्ज ऑन राइट शेयर, राइट शेयर के ऊपर प्रीमियम चार्ज किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कंपनी के पास फ्री रिजर्व हो। अब ये क्वेश्चन आ गया यार, ये फ्री रिजर्व की क्या बात है। तो लॉ ने यहाँ पे स्पेसिफाई किया यार फ्री रिजर्व का मेरा मतलब क्या है। उन्होंने बताया फ्री रिजर्व ऐसा रिजर्व होता है
ऐसा रिजर्व होता है, ऐसे पैसे बच जाते हैं कंपनी के पास जो कि कंपनी अपनी कमाई से बचाती है, और उसके अंदर सरप्लस मौजूद होता है इनटेंजिबल की एसेट्स की, और जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं उनकी एडजस्टमेंट कर कर आके, उनको माइनस कर कर आके जो फ्री रिजर्व बचता है, जो रिटेन्ड अर्निंग सरप्लस बचता है, वो कहता है ये फ्री रिजर्व होता है। और उसने बाद में ना डिटेल में बता दिया, यार मेरा मतलब है फ्री रिजर्व में ये वाले पैसे पड़े होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक नज़र देख लेना फ्री रिजर्व की डेफिनेशन में कौन कौन से पैसे पड़े होने चाहिए। तो उन्होंने कहा प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं अगर आपके पास फ्री रिजर्व हो। उसके बाद उन्होंने कहा प्रोवाइडेड एक ऐसी लिस्टेड कंपनी जिसकी एवरेज क्लोजिंग मार्केट प्राइस ऑफ शेयर in any of preceding 6 months has remained below par value or whose breakup value per share as per the latest available audited and review financial statement is below par value shall not issue share at premium। कहते हैं फिर ऐसी लिस्टेड कंपनी कभी भी प्रीमियम पे शेयर इशू नहीं करेगी जिसकी अगर हमने 6 माह पुरानी 6 मंथ पुरानी सारी पिछला उसका रिकॉर्ड 6 महीने का रिकॉर्ड अगर हमने उठा लिया तो उसकी 6 माह की वेटेड एवरेज, लेट सपोज पार वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर, और 6 माह की पुरानी जो मार्केट में इस टाइम शेयर की वर्थ है, कितने के बिकते रहे हैं इसके शेयर, पूरे 6 माह की वेटेड एवरेज। तो उन्होंने कहा जी 6 माह में इसकी एवरेज रही है 9.5 पर शेयर, कि कभी इसका शेयर महंगा होता था कभी सस्ता होता था, जब 6 माह की एवरेज निकाली गई तो 9.5 पर शेयर का शेयर बिकता है। तो उन्होंने कहा ऐसी लिस्टेड कंपनी कभी भी राइट ऐसा अनाउंस नहीं करेगी जो कि प्रीमियम वाला होगा। ओके, या उन्होंने कहा जी इनकी ब्रेकअप वैल्यू एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ब्रेकअप वैल्यू कैसे निकलेगी यार, सारे एसेट को जमा कर लेंगे माइनस करेंगे लाइबिलिटीज को, जो जवाब आएगा डिवाइडेड बाय आल शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय आर नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर ऐसा किया गया कि सारे एसेट्स इकट्ठे कर लिए माइनस सारी लाइबिलिटीज इकट्ठी करके माइनस कर दी डिवाइडेड बाय जितने शेयर्स थे, तो उसका जवाब अगर कहता जी इस 10 से कम आ गया ना, तो कहता तब भी ये लिस्टेड कंपनी क्या नहीं इशू करेगी, प्रीमियम पे राइट इशू नहीं करेगी। फिर लॉ ने एक कंडीशन और बता दी कि लिस्टेड कंपनी ने अगर प्रीमियम चार्ज करना ही है अपने राइट पे, और वो राइट इशू करने जा रही है अबव द फ्री रिजर्व्स पर शेयर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। तो कहता है अगर उसने फ्री रिजर्व वाली कंडीशन नहीं ना देखनी तो उसको कुछ कस्में खानी होगी। सबसे पहले डायरेक्टर एक कसम उठाएंगे कि जितने भी डायरेक्टर्स एंड स्पॉन्सर्स हैं वो पर डायरेक्टर और स्पॉन्सर जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे अंडरटेकिंग, एक कसम खाएंगे कमीशन के सामने कि वो जितने भी राइट के इशू सब्सक्राइब ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर भी मेंबर होगा ना कंपनी का, डायरेक्टर और स्पॉन्सर जो भी है उन्होंने कहा जी कमीशन को एक अंडरटेकिंग देंगे कि हमारा जितना भी राइट बनता है ना शेयर्स का, लेट्स सपोज डायरेक्टर कैसे बना यार, हमें पता है उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा थे, वोटिंग पावर ज्यादा हुई, तो वोटिंग पावर ज्यादा हुई तो अपने आप को ही वोट डाला होगा तो डायरेक्टर बन गया ना। तो अगर ऐसा काम करना है तो लॉ कहता है डायरेक्टर कमीशन के सामने एक अंडरटेकिंग जमा करवाएगा, हाँ जी राइट इशू हो रहा है प्रीमियम पे, तो मैं अंडरटेकिंग लेता हूं कि मेरे हिस्से में जितने शेयर आएंगे ना मैं सारे के सारे सब्सक्राइब करूंगा। उसके बाद रिमेनिंग बैलेंस ऑफ राइट शैल बी अंडरटेकिंग बाय द अंडर राइटर। फिर लॉ कहता है दूसरी कंडीशन आपने बतानी है कि क्या आपने अंडर राइटर अरेंज किया हुआ है, और वो अंडर राइटर जो भी हो वो आपकी ना तो एसोसिएटेड कंपनी हो ना कोई एसोसिएटेड अंडरटेकिंग हो।
यानी कि वो अंडर राइटर जिसने ये कसम उठानी है डायरेक्टर के सामने कि कोई मसला नहीं, मार्केट में शेयर इशू करो, अगर किसी ने ना सब्सक्राइब किए हम सब्सक्राइब करेंगे। वो आपकी एसोसिएटेड कंपनी, मसलन उसमें अगर आपकी इन्वेस्टमेंट भी है तो 20% से ज्यादा ना हो। वो ऐसी कंपनी होनी चाहिए, वो ऐसी कंपनी होनी चाहिए जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट 20% से ज्यादा ना हो। तो डायरेक्टर एंड स्पॉन्सर ऑफ द कंपनी शैल डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ देयर सब्सक्रिप्शन बिफोर द क्लोजर ऑफ बुक्स डेट। तो डायरेक्टर और जितने भी स्पॉन्सर होंगे जिनके हिस्से में जितने शेयर्स आ रहे हैं उनकी वैल्यू जमा करवाएंगे बिफोर बुक क्लोजर डेट। यार बुक क्लोजिंग डेट क्या है? जब भी एक लिस्टेड कंपनी जब भी एक लिस्टेड कंपनी अपनी एजीएम की तरफ जाती है, शायद आपको मैंने नोटिस भेजे थे, बल्कि पक्का मैंने भेजे थे नोटिस, आप लोगों ने शायद पढ़े हो। तो उसमें लिखी होती है लिस्टेड कंपनी ना एक डेट अनाउंस करती है कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज रहेंगी। लेट्स सपोज कहाँ से कहाँ तक उन्होंने 10 दिन अनाउंस कर दिए कि हमारी एजीएम होने जा रही है, तो इन 10 दिनों के अंदर ना हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज रहे। इसका मतलब ये होता है कि वो बता रहे हैं भाई जी हमारे सारे रजिस्टर क्लोज रहेंगे, कि इन दिनों के दौरान एजीएम वो नोटिस कह रहा है कि अपने शेयर्स ना बेचना। अगर तुमने शेयर्स बेचे इन दिनों के दौरान तो वो ट्रांसफर नहीं होने, इन इन डेज के बाद ट्रांसफर होंगे। ये बुक्स ऑफ अकाउंट क्यों क्लोज की जाती हैं? क्योंकि हमने डिविडेंड में यार एक सेक्शन पढ़ा था, उसने कहा था डिविडेंड टू बी पेड टू द रजिस्टर्ड मेंबर ओनली, के एजीएम पे जिसका नाम रजिस्टर पे लिखा हुआ ना, और अगर डिविडेंड अनाउंस हो गया तो उनको ही देना है। तो इसी तरह जब राइट अनाउंस करना है तो हमने अपना रजिस्टर ही देखना है ना कि किस किस को कितना कितना राइट इशू करना है। तो लॉ कहता है कि राइट इशू करते वक्त भी जो लिस्टेड कंपनी होती है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करती है, यानी कि रजिस्टर क्लोज कर लेती है कि यार आज जो है कितनी तारीख है, 13 नवंबर है, आज जो है ना हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होगी, देखो अपने रजिस्टर में कौन कौन सा मेंबर पड़ा हुआ है। और 13 नवंबर और उतनी तारीख जितनी ये अनाउंस करेंगे तब तक कहते जी कोई शेयर ट्रांसफर नहीं होगा, ताकि हमें पता चल जाए किसका कितना राइट बनता है, उसको लेटर भेज दिया जाए। तो लॉ ने कहा कि अगर प्रीमियम चार्ज करना है डायरेक्टर्स, तुम सारे शेयर्स जो तुम्हारे हिस्से में आएंगे वो सब्सक्राइब करना। उसके बाद अंडर राइटर जो है वो तुम्हारे पास एक अंडर राइटिंग कंडीशन हो कि कोई एसोसिएटेड अंडर राइटिंग ना हो, मार्केट में जो तुम शेयर इशू करोगे वो सब्सक्राइब करेंगे। डायरेक्टर एंड स्पॉन्सर जो होंगे वो फिर बुक क्लोजिंग डेट पे सारी अमाउंट दे देंगे जितनी उसके राइट में आती हुई, जितने उसने शेयर सब्सक्राइब करने हुए। तो होपफुली ये कंप्लीट होने जा रहा है। और अगर एक कंपनी जिसकी क्लोजिंग मार्केट प्राइस, वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस प्रीसीडिंग 6 मंथ से बिलो है, वो कम है प्रीसीडिंग 6 मंथ के, और वो भी चाहती है कि मैं राइट इशू करूं लेकिन प्रीमियम वाला राइट इशू करूं, तो वो भी ये कस्में उठाएगी कि डायरेक्टर और या स्पॉन्सर कमीशन को लिखें कि हमारे हिस्से में जो शेयर आएंगे ना हम फुली सब्सक्राइब करेंगे, हम उनमें से एक शेयर भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद रिमेनिंग बैलेंस जो है राइट इशू का वो अंडरटेक कर लेगा अंडर राइटर, उसकी फैसिलिटी हमने रखी हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा जी डायरेक्टर और स्पॉन्सर जो होंगे वो उसी दिन अपने शेयर्स के एंगेज जितना भी सम बनता हुआ जमा करवा देंगे कंपनी को। उसके बाद जी सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस ऑफ 82 लिस्टेड कंपनी जो है उन्होंने कहा जी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है। और हमने डिस्काउंट पे शेयर इशू वहां पे भी पढ़ा था कि लिस्टेड कंपनी जब भी डिस्काउंट पे शेयर इशू करेगी वो 90 डेज की वेटेड एवरेज देखेगी, वो 90 डेज की वेटेड एवरेज देखेगी। फिर वो 90 डेज की वेटेड एवरेज का जितना जवाब आया ना उससे ऊपर की वैल्यू डिक्लेयर करेगी, उससे ऊपर की वैल्यू डिक्लेयर करेगी कि हमने इतने का शेयर बेचना है। ठीक है। तो डिस्काउंट पे जब शेयर बेचना है तो 90 डेज की वेटेड एवरेज क्लोजिंग डेट, वेटेड एवरेज क्लोजिंग शेयर प्राइस, लेट्स सपोज 10 रुपए की ही एग्जांपल लेते हैं। तो वेटेड एवरेज अगर ली गई ना तो वेटेड एवरेज आई 9.1, या वेटेड एवरेज क्लोजिंग प्राइस जो है वो आई है आपके पास, लेट्स सपोज
पार वैल्यू 10 है, तो ज़रा वेटेड एवरेज ज़्यादा से समझा दूँ आप। वेटेड एवरेज क्लोजिंग प्राइस आ रही है उसकी कंपनी की 12.5। तो कंपनी डिस्काउंट दे के शेयर जब इशू करेगी ना, तो शेयर को डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो 12.5 से कभी भी बिलो नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे कह दिया जी, जब भी डिस्काउंट पे लिस्टेड कंपनी शेयर इशू करेगी, अंडर राइटर की फैसिलिटी लेगी और डायरेक्टर के हिस्से में जितने भी शेयर्स वगैरह आते हुए उनके अमाउंट वो बुक क्लोजिंग डेट पे ही सबमिट करवा देंगे। बुक क्लोजर जो है वो मेड करना है विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन। जो किताबों को बंद करना है ना, कि बोर्ड की रेजोल्यूशन पास हो गई है कि हमने राइट इशू करना है, तो लॉ कहता है जो किताबें बंद करनी है कि कोई अपना शेयर ट्रांसफर ना कर सके, वो विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन बंद करनी है, या उस टाइम में एज अप्रूव्ड बाय द कमीशन। लिस्टेड कंपनी क्या करेगी? फॉर द लिस्टेड कंपनीज बुक क्लोजर शैल बी मेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राइट एंड लेटर ऑफ द राइट शैल बी डिस्पैच्ड एंड credited within a period as specified by the listing regulation of the listed securities। तो उन्होंने कहा जी, बुक क्लोजिंग डेट हमने तो बता दी है, लेकिन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से भी पूछ लेना इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज। राइट इशू खत्म हो जा, खत्म ही नहीं हो रहा यार। where the share of the company are traded on future counter of the securities exchange। कहता है जी, जहां पे शेयर्स जो हैं वो उनकी डीलिंग ऐसे हो रही है कि फ्यूचर फ्यूचर की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कि एडवांस में शेयर बिक रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के काउंटर के ऊपर। तो बुक क्लोजर शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द डेट स्पेसिफाइड बाय द एससीसीपी। तो उन्होंने कहा जी, जो एससीसीपी स्पेसिफाई करेगा उसके मुताबिक होगी। पेमेंट एंड रिनंसिएशन डेट्स अनाउंस फॉर द लेटर ऑफ ऑफर राइट शैल नॉट बी एक्सटेंडेड। जो पेमेंट की डेट और जो राइट वगैरह की डेट अनाउंस की जाएंगी वो बाद में एक्सटेंड नहीं होंगी। राइट इशू वंस अनाउंस्ड बाय द बोर्ड। जब बोर्ड एक बार अनाउंस कर देगा कि राइट इशू करने लगे हैं, उसको पोस्टपोन या कैंसिल नहीं करेंगे। जहां कंपनी फेल हो जाए कंप्लीट करने के लिए, राइट इशू उससे कंप्लीट नहीं हुआ विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन विदाउट प्रेजुडिस टू द रेगुलेशन 20, तो कंपनी को क्या क्या देखना पड़ेगा? पब्लिश द रीजन कंप्लीट पब्लिश द रीजन फॉर डिले इन कंप्लीटिंग द राइट। उसके बाद सीक द परमिशन ऑफ द कमीशन फॉर एक्सटेंशन इन टाइम। उसके पास टाइम होगा कि टाइम को एक्सटेंड करवा ले। तो नेक्स्ट खत्म हो गया यार, शुक्र है राइट इशू खत्म हुआ। देखो, आसान काम नहीं है फर्दर कैपिटल को इशू करना। तो ये देखो कहाँ से हमने कहानी शुरू बनाई, कहानी बना के और यहाँ तक हम लेके आए उसको खींच खींच के कि राइट इशू करना है ना। तो सेक्शन नंबर 83 पढ़ लिया था, छोटा सा सेक्शन था, लेकिन उसको मजीद एक्सप्लेन किया गया, डिटेल में एक्सप्लेन किया गया कि लिस्टेड कंपनियां करेंगी तो कैसे करेंगी, अदर कंपनियां करेंगी तो कैसे करेंगी। अभी रुक जाओ, कहीं जाना नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि कैपिटल इंक्रीज हो सकता है राइट से। यार कैपिटल एक और जगह से इंक्रीज हो सकता है जिसको कहते हैं बोनस इशू। माशाल्लाह अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो, आपको तो पता होगा ना यार, बैलेंस शीट में एक हमें रिजर्व्स नज़र आ रहे होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग नज़र आ रही होती है। अगर कंपनीज के पास रिटेन्ड अर्निंग बाज़ दफ़ा ज़्यादा हो जाए तो वो सोचती है चलो इस बार यार डिविडेंड नहीं देते, इस रिटेन्ड अर्निंग को हम कन्वर्ट कर लेते हैं शेयर कैपिटल में। एंट्री डालेंगे, रिटेन्ड अर्निंग कन्वर्ट हो जाएगी शेयर कैपिटल में, बोनस शेयर इशू हो जाएगा और लिक्विडिटी जो डिविडेंड देने थे वो पैसा कंपनी के पास रहेगा, वो कंपनी के अंदर ही सर्कुलेट होगा फिर। ठीक है, तो इसको कहते हैं भाई बोनस इशू। कंपनी का शेयर कैपिटल इंक्रीज हो सकता है बोनस इशू से, क्योंकि ये फर्दर शेयर ऑफ इशू कैपिटल की रेगुलेशन है, तो इसको भी कवर किया गया है। तो इसके ऊपर भी जो है लॉ ने तरीकाकार मजीद बता दिया गया है कि बोनस इशू करना है तो कैसे करना है। इसकी भी एक रेजोल्यूशन होनी चाहिए। उसके बाद अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो रेजोल्यूशन पास करके उसी दिन कमीशन को और एससीसीपी को बताएगी। कंपनी जो है, कंपनी कैन इशू बोनस शेयर इधर आउट ऑफ, हमने वहां भी पढ़ा था यार, सेक्शन 80 नंबर 1 पढ़ा था ना, कि कंपनी ने जब भी बोनस शेयर इशू किए तो सबसे पहले कहां से करेगी? शेयर प्रीमियम।
अगर शेयर महंगे बेचती है तो एक फंड बनाया जाता है, पार वैल्यू से ऊपर की जितनी वैल्यू होती है वो शेयर प्रीमियम अकाउंट में चली जाती है। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट में कहता जी वो पैसे आपने पड़े हुए हैं, वहां से बोनस शेयर इशू कर दो, क्योंकि शेयर प्रीमियम अकाउंट को वहां पे 81 ने कहा था खबरदार अगर इसको कहीं और यूज किया, इसको सिर्फ बोनस शेयर या 2-3 काम और थे वहां यूज करना है। कहता है जी बोनस शेयर इशू किए जाते हैं शेयर प्रीमियम से और रिजर्व से, जैसा कि बयान है सेक्शन नंबर 81 जो कल हमने पढ़ा था। लिस्टेड कंपनी मेकिंग बोनस शेयर इशू आउट ऑफ फ्री रिजर्व। फिर जी कहता है जी लिस्टेड कंपनी अपना फ्री रिजर्व वैसे ही कैलकुलेट करेगी जैसे अभी तुम्हारे उस्ताद ने कहा था यार, फ्री रिजर्व में देख लो क्या क्या चीजें पड़ी होती हैं। फ्री रिजर्व कैसे एक कंपनी कैलकुलेट करती है, तो फ्री रिजर्व के पीछे डेफिनेशन है, उसमें वो बताएगी ये चीजें ऐड करनी है फ्री रिजर्व कैलकुलेट करते हुए, और कौन सी चीजें ऐड नहीं करनी वो एक दफा देख लेना। फिर कहता है फ्री रिजर्व जो होगा वो सारा ही खाली नहीं कर देना, उसमें एटलीस्ट 15% इनहांस्ड पेड अप कैपिटल जो है वो रखना है। यानी कि पेड अप कैपिटल पहले जो था 10,000 था, बोनस शेयर इशू करने के बाद वो पेड अप कैपिटल लेट्स सपोज 15,000 हो गया, तो इनहांस्ड पेड अप कैपिटल कितना है, 10,000 से कितना हो गया, 10,000 शेयर्स थे, बोनस शेयर जो है वो 5,000 के लेट्स सपोज अगर इशू कर दें, तो हमारा पेड अप कैपिटल यार इंक्रीज ही होगा ना, वो 15,000 पे चला जाएगा। तो फ्री रिजर्व में बाकी कितना पैसा बचना चाहिए, कहता है जी फ्री रिजर्व में ना इनहांस्ड कैपिटल का 15% छोड़ देना कम अज कम, इनहांस्ड कैपिटल का 15% इसकी वैल्यू का, शेयर्स की वैल्यू का 15% छोड़ देना। सर्टिफिकेट शैल बी रिप्रेजेंटेड बाय द लिस्टेड कंपनी फ्रॉम द ऑडिटर। फिर ये ना एक ऑडिटर से ऑडिट करवाएंगे और उससे सर्टिफिकेट लेंगे कि हाँ जी वाकई सच में इनका जो फ्री रिजर्व बचता है वो 15% से ऊपर ही बचता है। ठीक है, और जितनी भी कंटीजेंट लाइबिलिटीज थी वो हमने कैलकुलेट करके माइनस कर दी थी जब भी ये 15% कैलकुलेट किया। फिर ऑडिटर ने जो सर्टिफिकेट इशू किया होगा वो कमीशन को भी दे देंगे। एक बार बोर्ड ने अनाउंस कर दिया कि खुशियां मना लो बोनस शेयर इशू होने हैं, तो लॉ कहता है ऐसी खुशियों पे पानी नहीं फेरना। Decision to issue bonus share once announced by the board cannot be withdrawn। दो टाइप्स हो गई हमारे पास कि फर्दर शेयर इशू कैपिटल कैसे होता है। पहले तो कहा उन्होंने राइट इशू हो सकता है, अपने मेंबर्स को ही शेयर बेचे जा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा जी बोनस शेयर, अपने मेंबर्स को बोनस शेयर इशू दे के आप कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। देयर आफ्टर इशू ऑफ शेयर अदर देन राइट, आप बोनस शेयर ने नहीं इशू किया, आपने राइट इशू नहीं किया, अब आप जनरल पब्लिक को टारगेट करने की तरफ चले गए हैं। कंपनी जो है अदर देन राइट इशू कर सकती है। राइट इशू यार दो ही तरीकों से होगा अदर देन राइट इशू। देखो, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्होंने डिसाइड किया कि प्रोजेक्ट लगाना है, कैपिटल चाहिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इनको बोला गया हाँ जी जी आपका राइट है, आप जो है ना पैसा कंट्रीब्यूट करें। इन्होंने कहा जी नहीं, हमने फर्दर शेयर सब्सक्राइब नहीं करने, या किसी ने किया किसी ने छोड़ दिया, वो जो छोड़ा हुआ हिस्सा है किधर जाएगा, पब्लिक के पास जाएगा। अगर लिस्टेड कंपनी है तो अंडर राइटर भी अरेंज करेगी कि देख लेना, अगर पब्लिक ने ना किया तो अंडर राइटर अरेंज कर लेगा। या ऐसा भी हो सकता है, लॉ कहता है यार ये बड़े चालाक लोग हैं, ये फिर क्या करते हैं कि डायरेक्टर और सब मेंबर अगर रजामंद हैं कि जो नए शेयर इशू करने हैं वो हम में से कोई भी नहीं लेगा। ठीक है, हो सकता है ना आपस में रेजोल्यूशन पास कर लें कि यार ये जो न्यू शेयर होने हैं ना हम हम नहीं लेंगे, बाकी मेंबर्स को इनवाइट किया जाए, बाकी लोगों को इनवाइट किया जाए। तो लॉ कहता है ये भी एक केस है, ऐसा भी कंपनी कर सकती है कि सब लोग रजामंद हो जाएं कि भाई जी जो भी नया शेयर इशू होगा हम क्या करते हैं, वैसे तो हमारा राइट है लेकिन हम ये रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं कि हम सब वो राइट छोड़ रहे हैं, डायरेक्टर्स शेयर इशू करो लेकिन वो किसको दो, पब्लिक को।
ऐसे भी राइट अदर देन राइट इशू हो जाता है। तो वो सारी कंडीशन अब हम पढ़ेंगे। पब्लिक कंपनी में इशू फॉर द राइट शेयर अदर देन, और में इशू फॉर द शेयर अदर देन राइट, ठीक है, जो कि तुम लोगों ने राइट इशू पढ़ लिया मेरे साथ सेक्शन नंबर 83 में, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। कहता है जी इसमें ये कंडीशन होनी चाहिए, बोर्ड जो है कंसिडर एंड रिजॉल्व टू इशू द शेयर अदर देन राइट, बोर्ड ही कंसिडर करेगा कितने शेयर इशू करने हैं राइट के अलावा। उसके बाद ये सारी वो कंडीशन है जो तुम पीछे मेरे साथ पढ़ के आ गए हो कि रेजोल्यूशन में क्या क्या बताएंगे। वो रेजोल्यूशन में बोर्ड 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 ऑफ डायरेक्टर जो है वो बताएंगे कि क्वांटम ऑफ इशू कितना होगा, प्राइस कितनी रखेंगे, अच्छा किन किन पर्सन को हमने टारगेट करना है, अच्छा जी हमारा प्लान क्या है, कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। वो सारी जो चीजें हैं वो बोर्ड अपनी रेजोल्यूशन में ये डिक्लेयर करेगा। Declaration by the board that share other than right shall only be issued after obtaining the, ये देखा ना, रेजोल्यूशन में ये भी कहा जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहेंगे हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम डायरेक्टली पब्लिक को शेयर इशू कर दें, हम ये करेंगे आफ्टर ऑब्टेनिंग इजाजत फ्रॉम मेंबर्स, हम मेंबर से पहले हुक्मनामा ले लेंगे, उनकी अप्रूवल ले लेंगे और कमीशन से भी अप्रूवल ले लेंगे, ठीक है। तो ये होता है यार अदर देन राइट इशू। तो कंपनी जो है उन्होंने कहा जी कंपनी फिर अपने शेयर होल्डर को इकट्ठा करेगी, उनसे इजाजतनामा ले लेगी, फिर कंपनी उसके बाद में कमीशन से भी इजाजतनामा ले लेगी कि हमने राइट इशू के अलावा अब हमने फर्दर इशू करना है, तो हम डायरेक्ट जो है ना फ्रेश मार्केट को टारगेट करना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी कंपनी कंप्लाई कंडीशन करेगी जो भी रेगुलेशन में लिखी हुई है और कमीशन में। चलो जी ये भी, इससे भी जान छूट गई हमारी, ये भी हमने पढ़ लिया। लेकिन मीटिंग शुड बी प्रॉपरली कन्वीन्ड, प्रॉपरली कंडक्टेड एंड प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। ये तीन अल्फाज तो आप लोगों ने मेरे साथ मीटिंग में सीखे हैं। तो कहा जी जब भी ये मीटिंग होगी उसके नोटिस जो बनेंगे और देर आफ्टर उसके जो मिनट्स बनेंगे उसमें क्या क्या चीजें तुमने लिखनी है। तो नोटिस ऑफ मीटिंग कहता है जी फिर वो नहीं बनाना जैसा तुम पहले बनाते आ रहे हो, उसमें एडिशन कुछ और चीजें भी लिखनी है। उसने कहा नोटिस ऑफ मीटिंग जो तुम बना रहे हो ना सेक्शन नंबर 132 133 मीटिंग्स के लिए, यार 132 और 33 में वो मीटिंग्स मौजूद हैं। 132 सेक्शन है एनुअल जनरल मीटिंग का, 133 सेक्शन है ईओजीएम का, कि ये कोई फैसला जो शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे ना, ऊपर जो फैसला किया था हमने कि अवाम को शेयर इशू करने, कहता फिर तुम लाजमी शेयर होल्डर की मीटिंग करवाओगे, या तो वो मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग होगी या कहता है जी ईओजीएम होगी। और कहता है जी उनको हमेशा तुमने किसके साथ रीड करना है, सेक्शन नंबर 134 और 134 में हमने पढ़ा था नोटिस ऑफ मीटिंग। तो उन्होंने कहा जी जब भी तुम नोटिस ऑफ मीटिंग बनाओगे ना और जब भी ये मीटिंग करने लगोगे तो पहले तो कंपनी एक्ट के ये सेक्शन पढ़ लेना अच्छी तरह, अपने उस्ताद से समझ लेना, और होपफुली मैंने तुमको बड़ी अच्छी तरह से मीटिंग जो है प्रोसीडिंग जो है पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा जी वो मीटिंग और प्रोसीडिंग के चैप्टर अच्छी तरह पढ़ने के बाद तुमने जब नोटिस इशू करना है तो ये वाली चीज़ें भी साथ भेज देनी है, ठीक है। तो ये कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं लिखी हुई, रेजोल्यूशन भेज देना, क्वांटम ऑफ शेयर भेज देना, शेयर प्राइस कितनी रखेंगे, जस्टिफिकेशन कितनी होगी, शेयर कितने पैसों के एवज, या शेयर अगर पैसों के एवज ना इशू किए गए किसी की ज़मीन ली गई तो उसकी क्या वर्थ होगी। तो ये सारी बातें आपने बतानी है। फिर स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्टेड अलोंग विद द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग एट मिनिमम प्रोवाइड द फॉलोइंग। फिर हमें पता है यार नोटिस ऑफ मीटिंग, यार मैं दिखा ही देता हूँ, तुम लोग शायद भूल गए हो कि क्या मैं ख्याली बातें कर रहा हूँ। ये देखो हमने ये सारा पढ़ा हुआ है और मैंने ये संभाल के रखा हुआ है आपके लिए। नोटिस ऑफ एजीएम किधर गया, नोटिस ऑफ एजीएम, हाँ ये देखो नोटिस मैंने पढ़ाए हैं ना तुम्हें, वो इनकी बातें कर रहा है अब कि जब नोटिस ऑफ मीटिंग होंगे ना, इनको बिजनेस बोल रहा है
जब भी तुम बिजनेस ट्रांजैक्टेड करोगे, इन बिजनेस नोटिस ऑफ मीटिंग में कहता है, हमें पता है वो स्पेशल बिजनेस ही होगा, ऑर्डिनरी बिजनेस तो नहीं ना होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी बिजनेस में मैंने तुम्हें पक्का रट्टा लगवाया, 5 ही बिजनेस होते हैं, इनके अलावा कोई और चीज़ नहीं लिखी जाती यहाँ पे। तो नोटिस ऑफ मीटिंग कहता है जी वैसा ही बनाना जैसा तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें सिखाया हुआ है, और वैसा ही पढ़ना जैसा तुम्हें पढ़ाया हुआ है। उसके बाद कहता है जी नोटिस ऑफ मीटिंग तुम बनाते हो एनुअल जनरल मीटिंग का, जी हाँ ईओजीएम का। फिर कहता है उसमें जो बिजनेस लिखते हो, बिजनेस जो तुमने डील करने हैं, अब इसके बारे में बताने लगा है। अगर यहाँ पे तुमने इस बिजनेस की जगह लिख दिया ना कि आ जाए इकट्ठे हो जाए, हम आपकी जो है ना एक अप्रूवल लेने जा रहे हैं कि हाँ हमने आपसे ना शेयर कैपिटल इंक्रीज करवाना है, ब्ला 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 जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है। तो कहता है जब ये तुमने लफ्ज लिख दिया ना, आ जाए हमने आपसे शेयर कैपिटल इंक्रीज करवाना है, तो वो तुम्हें आगे समझाने लगा है अब कि उसके साथ तुमने क्या क्या चीजें बतानी है। क्योंकि ये एक स्पेशल बिजनेस है, और स्पेशल बिजनेस को कंपनीज एक्ट भी कहता है डिटेल में बयान करो क्यों लोगों को बुलाया है इसके लिए। तो उसकी डिटेल में लॉ ने कहा कि तुमने कम से कम ये चीजें इनको प्रूव कर देनी है, ये चीजें इन लोगों को समझा देनी है कि क्यों हम चाहते हैं कि अदर देन राइट इशू किया जाए, कि क्यों हम चाहते हैं कि हक तो आपका बनता है, लेकिन आप आ जाएं इस बात को अप्रूव करें कि आपके अलावा कुछ और लोगों को हम शेयर इशू कर दें, और उसकी सारी जस्टिफिकेशन जो है ना वो कहता है जी अवाम को दें। और जस्टिफिकेशन में वो कहता है 1 से लेकर 6 तक के सारे पॉइंट्स तुमने लिखने हैं। अब ये पढ़ लेना, बिल्कुल इजी है यार, कोई मसला नहीं है तुम्हें इसमें। वो बताएगा जी रेजोल्यूशन क्या थी, नेम प्रोफाइल ऑफ द पर्सन ऑर्गेनाइजेशन एज अ केस में बी, अगर उस नेम ऑर्गेनाइजेशन का बता देना जिसको तुमने शेयर इशू करने का सोचा हुआ है। फिर जस्टिफिकेशन, ये सब कुछ पढ़ लेना यार, बिल्कुल इजी है। ये देखो ये शुरू हुआ है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, इतनी सारी चीजें तुमने बतानी है लोगों को, जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स होंगे उनको ये सारी चीजें बताओगे तुम। फिर उसके बाद कमीशन को तुम अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन टू द कमीशन फॉर द इशू ऑफ शेयर अदर देन राइट। ऊपर पढ़ा था ना यार, ये देखो बार बार वही बात बता रहा हूँ तुम्हें। ये देखो उन्होंने कहा था अदर देन राइट इशू करना है ना मेंबर ने, अदर देन राइट इशू। तो सबसे पहले बोर्ड डिसाइड करेगा, बोर्ड के बाद बोर्ड जो है अपनी रेजोल्यूशन में ये चीजें डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद मेंबर्स से अप्रूवल ली जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट कि मेंबर की मीटिंग करवाई जाएगी। फिर उसके ऊपर उन्होंने बताया मेंबर की जब तुम मीटिंग करवाने जाओगे ना, तो ये सारी बातें तुमने मीटिंग में लिख देनी है कि आ जाएं, हमने आपसे ना ये सारी बातें ऊपर से लेकर यहाँ तक डिस्कस करनी है, और ये सारी बातों की एक्सप्लेनेशन दे देनी है उनको। ठीक है, फिर इसके बाद ये अप्रूवल लेने के बाद अगला स्टेप आ जाएगा कि हम फिर कमीशन के पास जाएंगे, कमीशन को बुलाएंगे, कमीशन से जो भी एप्लीकेशन उन्होंने मेंशन की उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। और हमने पढ़ा है एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होती है, तो कंपनी कमीशन की अप्रूवल सीक करेगी। कमीशन एप्लीकेशन टू द कमीशन शैल बी मेड प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फिर कहता है कमीशन भी जो है ना आपसे ये वाली बातें पूछेगा, बिल्कुल आसान बातें हैं, याद कर लेना, याद नहीं कर लेना, पढ़ लेना, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम हो रहा है एमसीक्यू बेस। तो इतनी ज्यादा बातें तो नहीं ना तुमसे लिखवाएंगे बैठ के कंप्यूटर के ऊपर, या सच में लिखवा लें, क्या पता चलता है। नहीं यार, 5 नंबर का एमसीक्यू होगा, इतनी ज्यादा बातें नहीं। हो सकता है 3 4 5 बातें लिखवा लें, हो सकता है कह सकते हैं यार वो कमीशन को जो है ना, जो एप्लीकेशन देनी है उसमें 3 4 बातें बताओ, ये तो वैसे ही तुम्हें याद हो जाएंगी, एक नज़र देखोगे, अकाउंटिंग के बंदे हो ना, तो ये याद हो जाएंगी। एप्लीकेशन जो है कमीशन को, वो बताया जी क्या पर्पस है, कितने पैसे इशू होंगे, यार ये सारी बातें तुम खुद पढ़ोगे। ठीक है, ये 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शुरू ही हो रहा है, रुक ही नहीं रहा, रुक नहीं रहा। और ये देख लो कमीशन के ऊपर बात की ना, उसने कहा अब मैं तुम्हें बताता हूँ। लो जी ये कितने पॉइंट बनते हैं जी, अ, अब मुझे ये रोमन गिनती जो है ना, हाँ 11 12 पता नहीं कितने पॉइंट बनते हैं, गिन लेना, तुमने ही पढ़ने हैं मैंने थोड़ा पढ़ने हैं। लेकिन है यार बिल्कुल आसान, बहुत आसान पॉइंट है, तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगी यार, बिल्कुल समझ आएगी।
तो ये पढ़ लेना, कमीशन में अप्रूव द एप्लीकेशन विद आर विदाउट इम्पोजिंग एनी कंडीशन एज इट मे डीम फिट। तो कमीशन जो है आपके एप्लीकेशन को कहते हैं अप्रूव कर देगा। आसान हो रही है, सिर्फ 2 मिनट का इंतजार करूंगा। आप लोग जो है ना, आपके जो क्वेश्चन है वो मुझे भेजो, ताकि वो मैं क्वेश्चन जो है अजान के फौरन बाद में आंसर करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा यार, अभी मुझसे क्वेश्चन किया गया क्या सर जी हमें इतनी मोटी ताजी जो है सारी की सारी, अब मैं मोटी ताजी जो वर्ड है ये ज़्यादा से ज़्यादा बोलना शुरू हो गया हूँ, क्या ये हमें इतनी लंबी चौड़ी रेगुलेशन याद करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल। हमारा जो है ना, हमारे हमने आज ना अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि हमारा जो एग्ज़ाम है ना एमसीक्यू बेस हो गया और शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। नहीं तो मैं अपने बच्चों को डेली लिखवाता होता हूँ, डेली जो है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस करवाता हूँ, लिखवा लिखवा के जो है ना बिल्कुल उनको मास्टर बना देता हूँ। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र ये है कि तुमने ये बातें सुननी है और एमसीक्यू पे टिक लगाना है और पास हो जाना है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें ये बताया स्क्रीन के सामने, ये पहले दिन का मेरा लेक्चर था, मैंने गाइड किया था मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा। तो इस लेक्चर में मैंने बताया था कि यार हमारी वेटेज क्या है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि यार मैं सच में कंपनीज एक्ट से बाहर निकलूंगा। तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन पढ़ते हुए जो रूल रेगुलेशन हमने पढ़नी है वो 15 मार्क्स की हैं। ठीक है। तो 15 नंबर का या 15 नंबर का एमसीक्यू हमें आएगा इन रेगुलेशंस की में से जो हम पढ़ रहे हैं।
और पिछले दिनों में मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं अपने स्टूडेंट्स से पूछता रहता हूँ, हाँ जी बताओ मुझे फीडबैक दो, कहाँ कहाँ से आया क्वेश्चन, तो वो मैं नोट रखता हूँ अपने पास। तो स्टूडेंट्स ने बताया सर जी ये जो रेगुलेशन होती है ना, इनके ज्यादातर जो डेफिनेशन होती है वहां से एमसीक्यू आ जाता है। और रिटर्न में तो मुझे पता है, मैं पेपर चेक करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि कहाँ से एग्जामिनर टारगेट करने वाला है। तो रिटर्न अगर एग्जाम होता है ना, तो मैं स्टूडेंट को पता क्या याद करवा देता हूँ, इस रेगुलेशन में से मैं उसको ना ये चीजें याद करवा देता हूँ। कि जब मैं लिखवाता हूँ ना, फिर मैं कह देता हूँ उनको कि यार तुम ना ये चीजें याद कर लो पक्की पक्की। ये रिटर्न की बात मैं कर रहा हूँ, एमसीक्यू में तो यार तुमने ये सुन लिया तो बेटर हो जाएगा। इसमें से जब भी क्वेश्चन आता है रिटर्न में, रिटर्न की बात कर रहा हूँ, अब मुझसे ये ना शुरू हो जाना कि सर इस बार भी रिटर्न आएगा। तो उसका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एमसीक्यू का तो मैंने तुम्हें बता दिया कि एमसीक्यू वो ज्यादातर टारगेट कर रहा है डेफिनेशन से, लेकिन फिर भी तुम ये दिन दुन जो है ना इसमें आ रहे हैं वो पढ़ लेना। तो जब रिटर्न का होता है तो मैं उनको ना एक एक दो दो कंडीशन में कहता हूँ, यार इतना लेंथ में सिलेबस है, तुम ना तीन तीन चार चार कंडीशन जो है ना हर जगह से याद कर लो। और लिखवा के याद करवा देता हूँ कि चलो यार 5 नंबर का भी आया, तुम तीन तीन कंडीशन लिख लोगे तो तुम्हें नंबर मिल ही जाने। और ये कंडीशन ऐसी है कोई आम बंदा भी लिख सकता है। बोर्ड की रेजोल्यूशन हो, रेजोल्यूशन उसी दिन एससीसीपी को बता देना, कमीशन को बता देना, उसके बाद जो है एक आधा पॉइंट बच्चे को नंबर मिल सकते हैं। ठीक है। तो सारी जो जगह से ना मैं दो दो, मैं हर बच्चे को कह देता हूँ यार दो दो तीन तीन पॉइंट तो तुम्हें आने चाहिए। और ये ऐसे इजी पॉइंट है यार, बिल्कुल इजी पॉइंट है, कोई मसला नहीं है इसमें। हर पॉइंट में कह रहा है बोर्ड रेजोल्यूशन पास करे, तुम्हें आ गया चुप करके लिख देना बोर्ड रेजोल्यूशन पास करे। उसी दिन पे कमीशन को बताया, एससीसीपी को बताया, चेक करने वाले ने कहना हाँ बोर्ड की रेजोल्यूशन है, एससीसीपी को बताया, उसको बताया। चलो यार 2-3 नंबर तो तुम्हें मिलेंगे ना। तो पेपर अपना यार खाली ना छोड़ के आना, पेपर में लिख के आना और टारगेट करके आना। सही है, कोई चीज मुश्किल नहीं है। हाँ लेंथ में है यार, उन्होंने अवाम को बताया कि ऐसे ऐसे तुमने शेयर इशू करने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जान अजाब में फंस जाए, तुम ये सारा रट्टा मारना शुरू कर दो। नहीं, अगर ये रिटर्न भी होता है तो मैं स्पेसिफाई एरिया कर देता हूँ कि यार ये याद करना है, ये बाकी छोड़ देना। तो मैंने ये देखो यार, इवन के मैंने तो अल्लाह का शुक्र है मेरा कोई बच्चा फेल नहीं होता लॉ में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसलाबाद की हिस्ट्री है, मैंने 100% रिजल्ट अचीव किया लॉ में। तो ये देखो, फिर मैं अपनी स्लाइड में ना बच्चे को शुरू से ही तसल्ली दे देता हूँ, यार सिखाना मैंने तुम्हें सब कुछ है, लेकिन जब तुम्हारा एग्जाम होगा ना तो मैंने तुम्हें स्पेसिफाई कर देना 30% ऐसा एरिया जिसको तुमने रट्टा लगाना है। और रट्टा लगाना है, और 30% मुझे ऐसे ही चाहिए जैसे बच्चे बुक पे लिखा है। उसके बाद 70% ऐसा एरिया होता है जिसको तुमने बस अंडरस्टैंड करना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो बच्चा फेल ही नहीं होता। तो इंशाल्लाह जब मैं किसी लेवल पे पहुंच जाऊंगा ना आपके साथ, तो मैं तुम्हें भी स्पेसिफाई करूंगा कि ये चीजें करके जाओ, ये चीजें छोड़ दो, समझाने वाली थी। इंशाल्लाह वो एग्जाम में नहीं पूछता। तो हम कहाँ पे थे। हाँ, आपके क्वेश्चंस की तरफ मैंने आना था। हाँ ये मैंने जवाब दे दिया कि ये डिटेल में ना पढ़ना यार, इसको समझ लो, एमसीक्यू तैयार कर लो, और जो 2-3 कंडीशन है ना वो तुम पढ़ोगे ना वैसे ही तुम्हें याद हो जानी है। कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास करे, अगर तुमने मीटिंग मेरे साथ अच्छी तरह पढ़ी है तो वो तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद सर एनी रेजोल्यूशन विल बी पास व्हेन लोन, मेरे ख्याल से आप साजिद बात कर रहे हैं कि ये वो वाला लोन जो हुकूमत ने कहा था हमारा लोन इक्विटी में कन्वर्ट कर दो, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं पास करना पड़ेगा। हुकूमत का जो हुक्म होगा वो कहता है जी हर हाल में मानना है। अगर ऑथोराइज कैपिटल में जगह भी नहीं बची तो जल्दी से इसको कन्वर्ट करना है तुमने इक्विटी में, और अप्रूवल कहता बाद में एससीसीपी से लेते रहना। और इसके बाद जी इंटरेस्टिंग, पता नहीं क्या इंटरेस्टिंग, उसके बाद अदर देन राइट का ऑफरिंग। हाँ उन्होंने बता दिया ना कि जब तुम अदर देन राइट की तरफ जाओगे तो ये देखो कितनी डिटेल में उसने रेगुलेशन बताई कि ये प्रोसीजर होगा अदर देन राइट का। फिर अप्रूवल मिल जाएगी और फिर शेयर्स वैसे ही मार्केट में इशू करेंगे जैसे उन्होंने बोला था। ठीक है, तो ये भी हो गया। अंडर राइटर मैंने होपफुली एक्सप्लेन कर दिया था, ये इसका टाइम आ रहा है, पुराना टाइम है।
इसके बाद जी हमने ये देखना है एप्लीकेशन टू द कमीशन फॉर द इशू ऑफ राइट शेयर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, मैंने कहा था ये पढ़ लेना। क्लासेस एंड काइंड ऑफ शेयर, मेरा ख्याल है आज हमें यहाँ पे ना क्लोज करना चाहिए। आज हमें जो है ना क्लोज करके कुछ क्वेश्चंस की तरफ आना चाहिए। कल आप लोगों के याद बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, काइंडली वो मुझसे पूछ लो ताकि ये जो 10 मिनट का टाइम है ना मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करूं। तो मैंने यार अभी तक तुम्हें ये पढ़ा दिया कि कंपनी अपना कैपिटल इंक्रीज करती है, सच में इंक्रीज करती है, यकीन मान लो। और वो कैसे इंक्रीज करती है, लॉ ने कहा जी ऐसे इंक्रीज करती है। किधर गया वो, आ जाएगा अभी। ये देखो ऐसे इंक्रीज करती है, कहते जी यहाँ तो राइट इशू हो रहा होगा। काइंडली यार मुझसे क्वेश्चन पूछो, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं आगे ना पढ़ाऊँ। हमने जितना पढ़ लिया इनफ है। कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो इससे रिलेटेड। हमारा जो टाइम है वो 7-8 मिनट जो है, मेरा जवाब जो है देने में लग जाए। तो हमने पढ़ा कि कंपनी जो है फर्दर इशू कर सकती है राइट के थ्रू, अदर देन राइट तो डिटेल में देखो, बोनस के थ्रू। हमने ये 3 चीज़ें कवर की हैं अभी तक, ठीक है, ये 3 चीज़ें। और इसकी रीज़न भी मैंने तुम्हें बताई कि कंपनी क्यों अदर देन राइट इशू करने जा रही है या क्यों अपने कैपिटल को इंक्रीज करने जा रही है। देखो एससीसीपी भी पूछ रहा है डायरेक्टर से, क्या सोचा था तुम लोगों ने जो तुम्हें लगा कि मजीद कैपिटल इशू करना है। तो डायरेक्टर को वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी कि हमारी बसेस जो हैं जाती हैं, खड़ी होती हैं, और रेंट देना पड़ता है, हमें नुकसान होता है, इतना प्रॉफिट नहीं होता जितना नुकसान होता है। हाँ हाँ, अगर हम प्रोजेक्ट अनाउंस कर देंगे एग्जिस्टिंग कंपनी में तो क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, रेंट बचना शुरू हो जाएगा, हमारा एसेट क्रिएट हो जाएगा, हमारी मार्केट वर्थ बेटर हो जाएगी। वाई प्रेफर्ड शेयर इशूड बाय द कंपनी, बाज़ दफ़ा होता है यार कि कंपनीज के जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स होते हैं ना उन्हीं को प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं कि आप पुराने मेंबर हैं, और आपकी पहले बात सुनी जाएगी, फिर जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है ना इनकी बात इशू सुनी जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको ना इसके लिए आपको ना क्या करना पड़ेगा, ये शेयर सब सब्सक्राइब करने पड़ेंगे जिनका नाम है प्रेफरेंस शेयर। और जब भी डिविडेंड अनाउंस होगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा, फिर कुछ बचेगा तो ऑर्डिनरी शेयर को दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं ये अल्लाह वास्ते नहीं दे देती कंपनी, इसके पीछे भी फिर पैसा इकट्ठा किया जाता है। तो लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए वो ऐसा करवा लेती हैं सर। फिर हम 4 to 5 पॉइंट कर लें ईच टॉपिक इन दिस चैप्टर, या 4-5 पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तुम 2-3 पॉइंट 3 पॉइंट भी कर लोगे तो इनफ होंगे, चौथा पॉइंट तुम्हें ऑटोमेटिकली आ जाना है, क्योंकि बातें बड़ी आसान लिखी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद सर, सर बैंकिंग इंश्योरेंस मुदारबा कंपनी इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर। वो यार मैंने बहुत ज़बरदस्त उसका लेक्चर तैयार किया हुआ है, तुम वो बैंकिंग मुदारबा मुझसे सुननी लोगे ना तो कमाल ही हो जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं यार, क्यों तुम बैंकिंग मुदारबा इंश्योरेंस की अभी सोच के बैठ गए हो। वो बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। रिटर्न एग्जाम को पास करने का तरीका भी मेरे पास था कि तुम लोगों ने पहला क्वेश्चन कैसे करना है, वो मैं अपने बच्चों को पहले ही माइंड सेट करवा देता हूँ कि सबसे पहले जाते ही ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो यार ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, बैंकिंग इंश्योरेंस और मुतारबा, ये तो बड़ी अच्छी तरह मैं क्लियर करवा देता हूँ। मैंने इसके ऊपर लेक्चर भी नहीं दिया तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो। सो डू वी नीड टू स्टडी एक्ट इन डिटेल, यार एक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, आईसीएमए ने कह दिया एक्ट पढ़ के आना डिटेल में, तुम्हें ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। क्योंकि मैं भी जो पढ़ा रहा होता हूँ ना मैं एक्ट से ही चीज़ें लेके पढ़ा रहा होता हूँ। तो अब तुम एक्ट को 1 नंबर 2 नंबर सेक्शन 3 सेक्शन 4, तो अगर एक्ट को ऐसे पढ़ा जाए ना कि सेक्शन नंबर 1 2 3 4 5 6 जैसे मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा था, तो यकीन करो कोई समझ ही नहीं आती क्या बात हो रही है। किसी का सर कहीं पड़ा है, कोई टांग कहीं पड़ी है, तो एक्ट ऐसे डिजाइन है एक साइड से शुरू हुआ है, तो समझ ही नहीं आती। हाँ अगर सीक्वेंस बना लिया जाए ना तो बड़ी अच्छी और प्यारी समझ आती है।
तो मैं उसी सीक्वेंस से चलता हूँ कि हाँ आज ये करवा दूँ, इससे रिलेटेड ये करवा दूँ, ये अंडरस्टैंडिंग डिलीवर होगी तो ये करवा दूँ। सर डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू पेड अप कैपिटल, हो जाते हैं कन्वर्ट। हमने ये सारे कंसेप्ट पढ़े हुए हैं कि डिबेंचर्स वगैरह जो है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। उनके पीछे लिखा होता है जी आप हमारी कंपनी के ना डिबेंचर होल्डर, यानी कि आपने हमारी कंपनी को मुश्किल वक्त में कर्जा दे दिया ना, तो यकीन जानो कि 10 सालों के बाद आपको हम ऑप्शन देंगे कि आप कंपनी के मालिक भी बन सकते हैं, आप मेंबर बन सकते हैं। तो डिबेंचर कैन बी इशूड एट, इसको कहते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। जो रिडीम होंगे, जो ख़त्म होंगे तो शेयर कैपिटल में चले जाएंगे, ठीक है, अदरवाइज देन कैश। उसके बाद थैंक्स आ गया, उसके बाद ठीक है, ओके यार। फिर हम चलते हैं, 10 मिनट पहले ही क्लास जो है कंक्लूड करते हैं, तो होपफुली कल इंशाल्लाह हम सर व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड ऑफर शेयर लेस देन द राइस लेस देन द साइटेड एवरेज वेटेड एवरेज प्राइस लिखा होगा। व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड, या डिस्काउंट में ये उन्होंने लॉजिक लगाया था। तो उन्होंने कहा था कि डिस्काउंटेड जो प्राइस होगी ना, जो डिस्काउंटेड प्राइस होगी वो आपकी वेटेड एवरेज क्लोजिंग प्राइस से बिलो नहीं होनी चाहिए। जो इस टाइम आपकी मार्केट में वेटेड एवरेज क्लोजिंग होगी ना, लिस्टेड कंपनी को बोला था। तो कहता है जी तुमने डिस्काउंट पे अगर राइट इशू करना है तो उस प्राइस से बिलो नहीं करना। सर न्यू मनी लॉन्ड्रिंग लॉ विच रिसेंटली पास्ड जॉइंट इज इंक्लूडेड। हाँ जी, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो 3 माह पहले पास हुआ है, यानी रिसेंटली पास हुआ है, तो हमारा एग्जाम होपफुली वो होगा फैब में, तो वो हमें न्यू ही आएगा, तो वो न्यू ही पढ़ाऊँगा। सर जॉइंट सेशन इज इंक्लूडेड इन आवर, जॉइंट सेशन, कौन सा जॉइंट सेशन, जॉइंट सेशन कौन सा, जहाँ से बताना जॉइंट सेशन क्या कह रहे हो। जॉइंट सेशन, जॉइंट सेशन मुझे नहीं पता चला जहाँ जेब आपने क्या बात की। चलें यार, कंक्लूड करते हैं। आज हमने, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी जल्दी जो है सारी चीज़ें कवर कर ली। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल इसको कंक्लूड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।